नमस्कार, जय हिंद। मैं दीपक अपने YouTube चैनल DS24 स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का क्लास हम लोगों का 33वें नंबर का है। इससे पहले हम 32 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, आप डायरेक्ट जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए बिना देरी किए हुए डायरेक्ट आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या है पहला सवाल, निम्नलिखित में से पारा का अयस्क कौन सा है? मरकरी का अयस्क बताना है, मरकरी का ओर का नाम बताना है। तो इसमें से आपका जो ऑप्शन नंबर डी है, सीने बार आपका मरकरी का अयस्क है। ठीक है, बात आ गया मरकरी का। मरकरी का सिंबल किससे दर्शाते हैं? तो Hg से दर्शाते हैं, Hg। ठीक है, Hg। परमाणु संख्या कितना होता है? एटॉमिक नंबर आपका मरकरी का 80 होता है। ठीक है, मरकरी को आप क्विक सिल्वर के नाम से भी जानते हैं, क्विक सिल्वर। ठीक है, हिंदी में कैसे लिखते हैं इसको? क्विक सिल्वर। मरकरी आपका कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट है? तो डी ब्लॉक का एलिमेंट है। sp-df 4 ब्लॉक होते हैं, तो आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट है आपका मरकरी। ठीक है, याद रखिएगा। मरकरी का आपेक्षिक घनत्व मतलब रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी कितना होता है? 13.6। ठीक है, इसको याद रखिएगा। रिलेटिव डेंसिटी मतलब आपेक्षिक घनत्व। आप अमालगम का नाम सुने होंगे। क्या चीज का? अमालगम। ठीक है, इंग्लिश में इसको अमालगम लिखते हैं, अमालगम। क्या करता है? आपका मरकरी मेटल के साथ रिएक्ट करके अमालगम का निर्माण करता है। कोई भी मेटल, धातु प्लस मरकरी Hg, ठीक है, ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? अमालगम का निर्माण करते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एग्जाम में पूछता है कि अमालगम का निर्माण कैसे होता है। तो जब भी आपका धातु मरकरी के साथ रिएक्ट करता है तो आपका अमालगम का निर्माण होता है। ठीक है, मरकरी आपका थर्मामीटर, जो आप देखते होंगे ना, पहले बुखार नापने के लिए एक पेंसिल जैसा एक शीशे का बना होता था, जो कि हम थर्मामीटर बोलते हैं। या फिर मुंह में या फिर बगल में उसको यूज करते थे, उसमें मरकरी भरा रहता है। बैरोमीटर में, जो इससे आप प्रेशर मेजर करते हैं वातावरण का, उसमें क्या बोलते हैं? उसको बैरोमीटर बोलते हैं। उसमें भी आपका मरकरी भरा रहता है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है बैरोमीटर से। मान लीजिए ये आपका बैरोमीटर है, इसमें मरकरी भरा हुआ है। पूछता है कि अगर मरकरी का लेवल ऊपर जा रहा है तो मौसम साफ रहेगा, अगर मरकरी का लेवल नीचे जा रहा है वर्षा होगा। अगर पूछेगा मरकरी का लेवल एकाएक एकदम से नीचे गिर जाए, एकदम से नीचे गिर जाए तो तूफान आने का डर है, तूफान। ठीक है, चक्रवात आने का डर रहता है। इंपॉर्टेंट है ये वाला, याद रखिएगा। अगर मरकरी का लेवल एक बैग से नीचे गिरे, अचानक नीचे गिरे, तो तूफान आने का खतरा रहता है। ठीक है, एग्जाम में पूछते रहता है, इस कंडीशन को याद रखिएगा। ऊपर जाए तो मौसम साफ, नीचे आए तो बारिश होगा, और एक बैग गिरे तो बारिश और तूफान आने का खतरा रहता है बैरोमीटर में। ठीक है, आपका पारा Hg और आर्गन दोनों को आपको ट्यूबलाइट में भरा जाता है। ठीक है, आर्गन Ar, इसका एटॉमिक नंबर 18 होता है। ठीक है, दोनों को मरकरी में भरा जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? हेमेटाइट। हेमेटाइट किसका अयस्क है? आयरन का। याद रखिएगा, हेमेटाइट किसका अयस्क है? आयरन का। आयरन का एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या कितना होता है? 26। ठीक है, सैंपल इसका Fe से दर्शाते हैं। हेमेटाइट ही नहीं, हेमेटाइट के अलावा आयरन का और भी अयस्क है। कौन कौन सा? हेमेटाइट हो गए, मैग्नेटाइट हो गए, लिमोनाइट हो गए, सीडेराइट हो गए, ये सब आपका आयरन का अयस्क है। आयरन आपका हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन के कारण ही आपका RBC का रंग लाल होता है। ठीक है, आयरन लोहा को कार्बन परसेंटेज के आधार पर 3 भाग में बांटा गया है। ढालवा लोहा, जिसको कि हम पिग आयरन बोलते हैं, पिटवा लोहा, जिसको कि हम रूट आयरन बोलते हैं, एक है आपका स्टील। 3 पार्ट में बांटा गया है, ढालवा लोहा, पिटवा लोहा और स्टील।
ठीक है। तो पूछता है कि लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है, तो आपका रूट आयरन है, ठीक है, जिसको कि हम पिटवा लोहा बोलते हैं, पिटवा लोहा, ठीक है। ये जो पिग आयरन है इसको हम ढालवा लोहा बोलते हैं, ढालवा लोहा। एग्जाम में और क्या पूछता है लोहे से, हाँ एक सवाल पूछता है कि जो लोहे पे जंग लग जाता है तो लाल भूरे रंग का एक कलर चढ़ जाता है लोहे पे, वो किसका बना होता है, तो फेरिक ऑक्साइड का बना होता है, Fe2O3 का बना होता है, लाल भूरे रंग का एक कलर चढ़ जाता है। देखे होंगे जब आपका आयरन पे रस्ट हो जाता है, जब लोहे पे आपका जंग लगता है तो Fe2O3 का परत चढ़ जाता है जो कि लाल भूरे रंग का होता है। आपको हम बताए थे कि लोहे पे जंग लगना कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में आपको डिफरेंस बताए थे कि भौतिक परिवर्तन आपका रिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब दोबारा आप उस चीज़ को बना सकते हैं। जैसे कि भौतिक परिवर्तन में आप पानी से बर्फ़ बना सकते हैं और दोबारा बर्फ़ से पानी बना सकते हैं, तो ये आपका रिवर्सिबल प्रोसेस है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होता है। एक बार जो प्रोडक्ट बन गए तो दोबारा आप उसे वापस उसी फॉर्म में नहीं लौटा सकते हैं। जैसे कि दूध से दही बनना, एक बार दही बन गया तो दोबारा से आप उसको दूध नहीं बना सकते हैं, तो आपका रासायनिक परिवर्तन होगा। एग्जाम में ऐसा सवाल जब भी पूछे तो आप एक बार जरूर करके देख लीजिएगा कि मान लीजिए कि दूध से दही दे दिया, तो दूध से तो दही बन गए, लेकिन क्या दही से दोबारा आप दूध बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, तो मेरा रासायनिक परिवर्तन होगा। ऐसा करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो लोहे पे जंग लगना ये आपका रासायनिक परिवर्तन में आता है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या था, अर्जेंटाइट। अर्जेंटाइट किसका अयस्क है, ये आपका है सिल्वर का, ठीक है, सिल्वर का, अर्जेंटम से लिया गया है Ag, और इसी का अयस्क है अर्जेंटाइट। अर्जेंटाइट आपका जो सिल्वर है, एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या कितना होता है, 47। ये भी आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट दिया हुआ है। सिल्वेनाइट सिल्वर का मत मार के आ जाइएगा एग्जाम में, सिल्वेनाइट आपका और कैल्वेराइट आपका गोल्ड का होता है, औरम, औरम लिखते हैं AU से। सिल्वर का गोल्ड का आपका परमाणु संख्या कितना होता है, 79, 79, ठीक है, याद रखिएगा। गोल्ड का 79 और सिल्वर का 47, ठीक है। आपका तीनों के चारों आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट है, पारा भी, आयरन भी, सिल्वर भी और गोल्ड भी डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। जो आपका सिल्वर है, चांदी है, चांदी से क्या क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, पूछता है कौन सा ऐसा धातु है जो कि विद्युत और ताप का सुचालक, सबसे अच्छा सुचालक है, तो चांदी ही है। आपका एग्जाम में पूछता है कि सोना आपका सबसे ज़्यादा तन्य और आघातवर्ध है। तन और आघातवर्ध मतलब क्या, मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी। आघातवर्ध, आघातवर्ध और तन्य, इसको बोलते हैं आघातवर्ध को मेलिएबिलिटी, इंग्लिश में मेलिएबिलिटी, और इसको बोलते हैं डक्टिलिटी, तन्य, डक्टिलिटी, ठीक है। आघातवर्धता क्या है, किसी भी धातु को पीट कर उसको चादर बना देना, वो आघातवर्धता कहलाता है। अब तन्य क्या है, तन किसी भी धातु से उसको वायर के फॉर्म में, तार के फॉर्म में चेंज कर देना, उसका डक्टिलिटी कहलाता है, ठीक है। तो सोने में मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी सबसे ज़्यादा होता है किसी भी धातु के कंपैरिजन में, ठीक है, याद रखिएगा। और आपका चांदी सबसे ज़्यादा आपका क्या है, विद्युत और ऊष्मा का सुचालक है, सबसे ज़्यादा इसी से विद्युत प्रवाह होता है आपका चांदी से, ठीक है। एग्जाम में सिल्वर के कंपाउंड यौगिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। 4 कंपाउंड अब याद रखिएगा सिल्वर का, कौन कौन सा यौगिक, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, सिल्वर आयोडाइड और सिल्वर नाइट्रेट। 4 यौगिक का नाम याद रखना है। जो AgCl2 है, सिल्वर क्लोराइड, इसी को आप हॉर्न सिल्वर बोलते हैं, हॉर्न सिल्वर, ठीक है। क्विक सिल्वर आपको हम बता चुके हैं। क्विक सिल्वर किसको बोलते हैं, पारे को बोलते हैं, सिनेबार जिसका अयस्क है, ठीक है। ये हॉर्न सिल्वर है। हॉर्न सिल्वर किसको बोलते हैं, सिल्वर क्लोराइड को। AgBr
आपका सिल्वर ब्रोमाइड, इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? फोटोग्राफी में किया जाता है। फोटोग्राफी में निगेटिव जो होता है ना, उसको साफ करने के लिए सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है आपका सिल्वर आयोडाइड, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए, आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? वोट देने जाते होंगे तो आपके उंगली पे एक निशान लगता है, तो जिस चीज़ पे मार्क चढ़ता है ना आपका उंगली पे, क्या चीज़ का होता है? सिल्वर नाइट्रेट का बना होता है। ठीक है। वोटिंग करने जाते समय उंगली पे एक निशान लगता है। ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट हो गए। सिल्वर आयोडाइड आपको बता चुके हैं हम, कृत्रिम वर्षा के लिए, आर्टिफिशियल रेन के लिए। सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी के लिए, और सिल्वर आयोडाइड सिल्वर क्लोराइड, हॉर्न सिल्वर के नाम से इसको जानते हैं। गोल्ड से भी कुछ बता देते हैं। हाँ, एक चीज़ और है, सिल्वर से बताया जाता है कि जैसे आप सुने होंगे कि चांदी के चम्मच से अंडा नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? चटनी खा सकते हैं, होगा है ना, कि चंदू की चाची ने फलना ढकना जो है कि चांदी के चम्मच से चटनी चटाया, तो चटनी आप चाट सकते हैं लेकिन अंडा नहीं खा सकते। ठीक है। क्यों नहीं खा सकते हैं? कि अंडे में आपका क्या होता है? सल्फर होता है, गंधक होता है। ये आपका सिल्वर के साथ Ag2S बना लेता है, सिल्वर डाइसल्फाइड अपना एक कंपाउंड बना लेता है, जो कि सिल्वर के लिए उस पर काला परत चढ़ जाता है। सिल्वर पे काला परत चढ़ने का कारण है यही आपका Ag2S, सिल्वर डाइसल्फाइड। ठीक है। इससे आपका चम्मच खराब हो जाता है। ठीक है। सोने से क्या पूछता है? सोने का पूछता है कैल्वराइट और सिल्वराइट, इसका अयस्क है। एक सोने से पूछता है आयरन पेराइट। आयरन पेराइट का बेवकूफ़ों का सोना बोलते हैं या फिर झूठा सोना बोलते हैं, याद रखिएगा। आयरन पेराइट को बेवकूफ़ों का सोना या फिर झूठा सोना के नाम से, फूल्स गोल्ड के नाम से जानते हैं आयरन पेराइट को। एक होता है आपका रोल्ड गोल्ड। रोल्ड गोल्ड, इसमें आपका एल्युमिनियम और कॉपर का मिश्रण होता है। कॉपर आपका 90% होता है, एल्युमिनियम आपका 10% होता है। दोनों का परसेंटेज पूछता है तो याद रखिएगा। ठीक है। कॉपर आपका 90% और एल्युमिनियम 10% रोल्ड गोल्ड में। ये आपका क्या है? गोल्ड है, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि इसमें सोना है, नहीं, इसमें एल्युमिनियम और कॉपर है। ठीक है। इसीलिए आपको हम बता भी रहे हैं। जैसे कि हॉर्न सिल्वर, यहाँ पर आपका सिल्वर क्लोराइड है। एक और था आपका क्विक सिल्वर, तो क्विक सिल्वर आपका सिनेबार है, मतलब आपका मरकरी है। ठीक है। याद रखिएगा ये सब, क्विक सिल्वर किसको बोलते हैं और हॉर्न सिल्वर किसको बोलते हैं। सेम उसी तरह रोल्ड गोल्ड है, तो इसमें आप गोल्ड मत मार के आ जाइएगा। ठीक है। रोल्ड गोल्ड में आपका एल्युमिनियम और कॉपर होता है। एक सवाल और पूछता है कि सोने को मजबूत बनाने के लिए, मतलब देखते हैं कि जो आपका ओरिजिनल सोना है ज़्यादा मजबूत नहीं होता है, उसको मजबूती देने के लिए उसमें कॉपर मिलाया जाता है। ठीक है। ये भी याद रखिएगा कि ओरिजिनल सोने को मजबूत बनाने के लिए इसमें कॉपर मिला देते हैं। सोना जो है मेरा 24 कैरेट का होता है ओरिजिनल सोना। ठीक है। 24 कैरेट का। चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? पादप कोशिका का कोशिका भित्ति किस चीज़ का बना होता है? कोशिका भित्ति मतलब सेल वॉल। प्लांट का बताना है कि सेल वॉल किस चीज़ का बना होता है, तो प्लांट का सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर बी में पेप्टिडोग्लाइकन। तो पेप्टिडोग्लाइकन आपका बैक्टीरिया का सेल वॉल बना होता है। एग्जाम में पूछे कि बैक्टीरिया का सेल वॉल किस चीज़ से बना होता है, तो पेप्टिडोग्लाइकन से। ऑप्शन नंबर सी है काइटिन। तो फंगस, उसको बोलते हैं कवक। कवक का सेल वॉल कोशिका भित्ति काइटिन से बना होता है। ठीक है। और फंगस का अध्ययन को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। माइकोलॉजी। और बैक्टीरिया के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी। जीवित बैक्टीरिया या फिर जीवित सेल का खोज किसने किया था? ल्यूवेनहॉक। और मृत कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक। न्यूक्लियस का खोज रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? एमिनो एसिड। इससे क्या बनता है? प्रोटीन। 20 एमिनो एसिड मिलके आपका एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं।
कितने? 20 एमिनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, प्रोटीन, वही प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट वाला जो कि हमको भोजन से प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पे सेलुलोज इस्तेमाल हुआ है। सेलुलोज के बारे में आप कितने टाइम बता चुके हैं कि सेलुलोज आपका पॉलीसेकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीन है जो कि हमको भोजन से मिलता है। कार्बोहाइड्रेट का बता चुके हैं, तीन फॉर्म होता है। कौन कौन सा? एक होता है मोनोसेकेराइड, एक होता है डाइसेकेराइड और एक होता है आपका पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में आपका ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज आते हैं। डाइसेकेराइड आपका दो क्या बोलते हैं मोनोसेकेराइड मिलते हैं तो डाइसेकेराइड बनेगा, और आपका दो या दो से अधिक मोनोसेकेराइड मिलेंगे तो पॉलीसेकेराइड बनेगा। तो डाइसेकेराइड आपका सुक्रोज होता है, माल्टोज होता है और लैक्टोज होता है। आपका पॉलीसेकेराइड में सेलुलोज हो गए, स्टार्च हो गए, ग्लाइकोजन हो गए। ग्लाइकोजन, सेलुलोज के बारे में बता चुके हैं कि प्लांट का सेल बना होता है सेलुलोज का ही। स्टार्च क्या होता है? स्टार्च आप सुने होंगे कि जो कैप्सूल बनता है ना खाने वाला, जब तबीयत खराब होता है कैप्सूल जो खाते हैं, तो कैप्सूल का जो ऊपर का वाला लेयर होता है वो स्टार्च का ही बना होता है। ग्लाइकोजन, हमारे शरीर में जो ग्लूकोज है ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और यही ग्लाइकोजन हमारा जाकर बॉडी में स्टोर होता है। कहाँ पे? लीवर में। ठीक है, जो ग्लूकोज है आपका मोनोसेकेराइड है, लेकिन ग्लाइकोजन आपका पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, इतना सारा चीज़ आप कार्बोहाइड्रेट से याद रखिएगा। प्रोटीन का आने वाले क्लासेस आपको बताएंगे और फैट का भी बताएंगे। इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इंसुलिन में पाया जाता है? इंसुलिन के बारे में बताना है। ठीक है, आयरन कहाँ पे पाया जाता है? आयरन आपका हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। पहले आयरन का सिंबल Fe होता है, मैग्नीशियम का Mg, जिंक का Zn और कैल्शियम का Ca। आयरन का एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या कितना होता है? 26। मैग्नीशियम का 12, जिंक का एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 30 और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20। ठीक है, इतना पहले आपको याद होना चाहिए। अब क्वेश्चन पे आते हैं, तो इंसुलिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? इंसुलिन में जिंक पाया जाता है। ठीक है, आयरन कहाँ पाया जाता है? आयरन आपका हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही आरबीसी का रंग आपका लाल होता है, रेड कलर का होता है। आरबीसी को क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। तीनों को याद रखिएगा, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, मैग्नीशियम जो तत्व है कहाँ पे पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट, जिससे पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं और पेड़ पौधे का रंग हरा होता है, उसमें आपका मैग्नीशियम पाया जाता है। जिंक बता चुके हैं, जिंक इंसुलिन में पाया जाता है। ठीक है, और कैल्शियम आपका हड्डी में पाया जाता है। अब बात आ गए इंसुलिन का। इंसुलिन कहाँ से निकलता है? तो पैनक्रियास से निकलता है। पैनक्रियास, जिसको कि हम अग्नाशय बोलते हैं, अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय के लैंगरहैंस की कुपिकाएं से, जिसको कि आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं, उसका बीटा सेल से निकलता है आपका इंसुलिन। बीटा सेल से। कौन सा सेल से? बीटा सेल से। ये आपका बीटा सेल है। ठीक है, इंसुलिन का क्या काम है? हमारे शरीर में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है इसी को कंट्रोल करता है। एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ग्लाइकोजन के फॉर्म में, जो हम पीछे हम पढ़े हुए हैं कि मेरा ग्लूकोज आपका मोनोसेकेराइड है, ग्लाइकोजन आपका पॉलीसेकेराइड है। ग्लाइकोजन के फॉर्म में बदल देता है एक्स्ट्रा ग्लूकोज को। ठीक है, और ग्लाइकोजन जाके लीवर में स्टोर हो जाता है, यकृत में जाके स्टोर हो जाता है। लीवर का अध्ययन को हेपेटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। क्या है नेक्स्ट सवाल? निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन फल पकाने वाला हार्मोन है? पादप हार्मोन के बारे में बताना है, प्लांट हार्मोन के बारे में, जो कि फ्रूट रिपनिंग के लिए, फल पकाने के लिए जिम्मेवार है, रिस्पॉन्सिबल है। तो कौन सा है?
एथिलीन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये आपका सभी के सभी आपका प्लांट हार्मोन ही है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, साइटोकिनिन, ये आपका सेल डिवीजन के लिए इम्पोर्टेंट है। सेल डिवीजन मतलब कोशिका विभाजन के लिए इम्पोर्टेंट है। कौन सा, साइटोकिनिन, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी है ऑक्सिन। ऑक्सिन का काम क्या है, जो आपका प्लांट में जो हार्मोन है ऑक्सिन, क्या काम है इसका, इसका काम है आपका जो तना है, तना स्टेम, उसका लंबाई को बढ़ाता है, लंबाई को बढ़ाता है। ठीक है, और जो जड़ है, रूट है, उसका लंबाई को कम करता है। दोनों याद रखिएगा, ऑक्सिन का काम है तना के लंबाई को बढ़ाना और जड़ का लंबाई को कम करना। ऑप्शन नंबर सी है जिब्रेलिन। जिस पौधे में, जिस प्लांट में जिब्रेलिन हार्मोन ज़्यादा होगा उसका ऊंचाई भी ज़्यादा होगा, ऊंचाई भी ज़्यादा होगा, और जिसमें कम होगा जिब्रेलिन उसका ऊंचाई भी कम होगा। ठीक है, ऊंचाई से याद रखिएगा जिब्रेलिन और लंबाई से ऑक्सिन। ठीक है, एक और होता है आपका हार्मोन जिसको कि हम बोलते हैं एब्सिसिक। कौन सा, एब्सिसिक। ठीक है, ये जो एब्सिसिक हार्मोन है प्लांट में पाया जाता है, इसका काम क्या है, जो पौधे के ऊंचाई है उसको कंट्रोल करता है, ज़्यादा ऊंचाई नहीं होने देता। तो जिब्रेलिन का जस्ट उल्टा है, याद रखिएगा। 4-5 हार्मोन है, 4-5 हार्मोन का आपको नाम बता चुके हैं, साइटोकिनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एथिलीन और एब्सिसिक। ठीक है, सबका अपना अपना अलग अलग काम है, सभी को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से किस चीज़ का अंग्रेजी अनुवाद किया गया है, अंग्रेजी अनुवाद है। तो आपका जो राष्ट्रगान है, नेशनल एंथम है, उसी का अंग्रेजी अनुवाद है। ठीक है, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से। ठीक है, जो मेरा राष्ट्रगान है पहला बार तत्वबोधिनी पत्रिका में, किसमें, तत्वबोधिनी पत्रिका। तत्वबोधिनी पत्रिका किसका था, आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, कितने बार आपको बता चुके हैं। तत्वबोधिनी पत्रिका में फर्स्ट टाइम भारत भाग्य विधाता के नाम से, भारत भाग्य विधाता के नाम से फर्स्ट टाइम आपका राष्ट्रीय गान पेपर में छपा था। किस नाम से, भारत भाग्य विधाता के नाम से तत्वबोधिनी पत्रिका में राष्ट्रीय गान जो कि जन गण मन है, फर्स्ट टाइम कब गाया गया था, जन गण मन, तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। राष्ट्रगान को किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने, जिसको कि हम गुरुदेव बोलते हैं, और गुरुदेव ने ही बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है उसको भी लिखा था। 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत जो कि वंदे मातरम है, वंदे मातरम, इसको भी 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था। वंदे मातरम किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। इसको कहाँ से उठाया गया था, आनंद मठ एक उपन्यास है, आनंद मठ एक उपन्यास है, यहीं से आपका वंदे मातरम उठाया गया है, जो कि आपका नेशनल सॉन्ग बन गया है, राष्ट्रीय गीत बनाया गया है। फर्स्ट टाइम वंदे मातरम को कब गाया गया था, तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में इसको गाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, प्रियम्बल्स, प्रस्तावना। फर्स्ट टाइम प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से लाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो कि आपका संविधान सभा का तीसरा मीटिंग था। फर्स्ट मीटिंग संविधान सभा कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। सेकेंड मीटिंग 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, और तीसरा मीटिंग आपका 13 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसी दिन 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से, इसी दिन उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में रखा गया, जो कि 22 जनवरी
1947 को इसको पारित कर दिया गया, उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। बाद में उद्देश्य प्रस्ताव प्रियम्बल्स के नाम से, प्रस्तावना के नाम से जाना गया। ठीक है, किसके द्वारा लाया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन के तहत आपका प्रियम्बल्स में, प्रस्तावना में 3 वर्ड जोड़े गए थे। कौन कौन वर्ड थे? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। कौन कौन सा? समाजवादी मतलब सोशलिस्ट, पंथनिरपेक्ष मतलब सेकुलर, और अखंडता मतलब इंटीग्रिटी। 3 शब्द को जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। हिंदी में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन नंबर डी है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। कल ही आपको बताया है, किसने लिखा था? मोहम्मद इकबाल ने। ठीक है, मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक शशि थरूर के द्वारा नहीं लिखा गया है? शशि थरूर का बुक के बारे में बताना है। तो एन एरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर का बुक है। द ग्रेट इंडियन नोवेल शशि थरूर का बुक है। वाई आई एम हिंदू शशि थरूर का बुक है। और इंडिया द फ्यूचर इज नाउ शशि थरूर का बुक है। चारों के चारों आपका शशि थरूर का बुक है। ठीक है, शशि थरूर हमारे पूर्व विदेश मंत्री हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं। जब कांग्रेस का सरकार था ना, उस समय ये आपका विदेश मंत्री थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई क्या है? योर बेस्ट डे इज टूडे किसका बुक है? ये आपका अनुपम खेर का बुक है। ठीक है, याद रखिएगा, अनुपम खेर का। बाकी 4 आपका शशि थरूर का है। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से हर्यक वंश का संस्थापक के बारे में बताना है कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। तो हर्यक वंश का संस्थापक आपका बिंबिसार थे। बिंबिसार और बिंदुसार में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। बिंदुसार आपका अशोक के पिताजी थे, जो कि आपका चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, उसके बाद अशोक। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बिंबिसार है। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार। पुष्यमित्र शुंग किसका संस्थापक था? शुंग वंश का। विजयालय किसका संस्थापक? चोल वंश का। गोपाल किसका संस्थापक? आपका पाल वंश का। कुतुबुद्दीन एवं गुलाम वंश का। दंतीदुर्ग राष्ट्रकूट का। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का। जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश का। गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का। ये दोनों आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, तुगलक है, गयासुद्दीन तुगलक तो तुगलक वंश, जलालुद्दीन खिलजी तो खिलजी वंश, चंद्रगुप्त मौर्य तो मौर्य वंश। ठीक है, इसको याद रखना है। दंती दुर्ग किसका संस्थापक है? राष्ट्रकूट वंश का। राष्ट्रकूट वंश का। इसका राजधानी कहाँ था? मान्यखेत। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका? गुलाम वंश का। गुलाम वंश का। ठीक है, गोपाल पाल वंश। विजयालय किसका? चोल वंश का। पुष्यमित्र शुंग किसका? शुंग वंश का। और बिंबिसार हर्यक वंश का। ठीक है, एक बार में आपको 8 से 9 साम्राज्य का संस्थापक के बारे में याद हो गया है। ठीक है, इसको 1-2 बार और देख लीजिएगा, या फिर नोटबुक में नोट करना चाहते हैं तो वो भी कर लीजिएगा। ठीक है, आपको याद हो जाएगा। नोटबुक में करने से अच्छा है कि आप इसी टाइम एट द टाइम इसको याद कर लीजिए। ठीक है, जब भी हम दोबारा बताएंगे तो आपका दिमाग में घूमते चलेगा, अच्छा ये तो हम जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा बांध चंबल नदी पर स्थित नहीं है? चंबल नदी पर स्थित नहीं है, उसके बारे में बताना है। तो राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और गांधी सागर बांध, ये तीनों के तीनों बांध आपका चंबल नदी पे है। राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध, ये दोनों के दोनों आपका राजस्थान में है। ठीक है, और गांधी सागर बांध आपका मध्य प्रदेश में है, लेकिन तीनों के तीनों आपका चंबल नदी पे है। अब बच गया नागा अर्जुन सागर बांध, श्री सेलम बांध, अलमाटी बांध और बसव सागर बांध। ये आपका चारों का चारों जो डैम है, बांध है, कृष्णा नदी पे है। कौन सा नदी पे? कृष्णा नदी पे। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो आपका महाराष्ट्र का महाबलेश्वर से निकलती है। कहाँ से? महाबलेश्वर से। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। कौन कौन सा? नागार्जुन सागर बांध, श्री सेलम बांध, अलमाटी बांध, बसव सागर बांध। कृष्णा नदी का
जो सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मालप्रभा, घाटप्रभा, कोयना नदी, भीमा नदी, मूसी नदी, इंपॉर्टेंट है, मूसी नदी। इसी पे आपका कौन सा नगर बसा हुआ है? हैदराबाद, हैदराबाद। और हैदराबाद को ही, हैदराबाद का जो निज़ाम है उनको भारतीय रियासत में मिलाने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। ऑपरेशन पोलो 1948 में किसके द्वारा चलाया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। ठीक है, कल या परसों का सर आपको हम बताए थे। ठीक है, चलिए। हाँ, एक और चीज़, दूध गंगा। दूध गंगा नदी तो आपका कृष्णा नदी का सहायक नदी है, लेकिन पेन गंगा और वेन गंगा, दूध गंगा लिख देते हैं हम, दूध गंगा तो आपका सहायक नदी है, दूध से याद रखिएगा कृष्णा। ठीक है, लेकिन पेन गंगा, पेन गंगा और वेन गंगा, ये जो नदियां हैं ये आपका गोदावरी का सहायक नदी है। गोदावरी, गोदावरी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र का त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है गोदावरी, उसी के सहायक नदी है पेन गंगा और वेन गंगा। लेकिन दूध गंगा आपका कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, आपको अगर पसंद आया हो क्लास तो लाइक कीजिएगा, नए आए होंगे चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, आज के लिए हम यहीं तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।